हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम भार्गव। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फुल ऑन गाइड। दोस्तों आज हम लोग रोमन साम्राज्य वाला जो चैप्टर है क्लास 11 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 उसको कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैंने आपको सम्राट, सेना और सैनेट के बारे में पढ़ा दिया था। आशा करता हूँ आपने उनके बारे में अच्छे से समझ लिया होगा। नहीं समझा तो भाई पीछे का जो वीडियोस है वो जाकर के आपको देखना चाहिए। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कि रोमन साम्राज्य जो इतना ज़्यादा बड़ा है ये एक्चुअली में कैसे इतना बड़ा रहा। एक सम्राट के बस की बात नहीं है कि इतना बड़ा सम्राट चला, मतलब जो साम्राज्य है वो चलाएं, तो कैसे इन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य जो है सही से चलाया होगा। अगर आप देखोगे दूसरी शताब्दी में, भैया हम बात कर रहे हैं दूसरी शताब्दी की। अरे हमारे मार्कर का तो इंक ही खत्म, हमको पता ही नहीं था। दूसरी शताब्दी, ठीक है, तो ये दूसरी शताब्दी की बात हो रही है। तो इस टाइम तक में क्या हुआ था, दो चीजें हुई थी। पहला मिलाना और दूसरा हड़पना। अब आप कहोगे ये क्या मैं बोल रहा हूं, मिलाना और हड़पना। देखो रोम जो था ना, रोम जहां पर सारे शासक आसपास में रहते थे इस रोमन साम्राज्य की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रोमन साम्राज्य की, तो रोमन साम्राज्य ने अपने विभिन्न आश्रित नगरों को या प्रांतों को या क्षेत्रों को जो मूल रूप से रोम पर आश्रित थे या किसी और नगर पर आश्रित थे, उनको अपने साम्राज्य में मिला लिया था। पहला तो काम इन्होंने ये किया अपने साम्राज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार करने के लिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आश्रितों को, ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगा। क्या करा, रोम ने आश्रितों को मिलाया, किसमें, अपने साम्राज्य में। दूसरा दोस्तों इन्होंने ये काम किया कि जितने भी फरात नदी के आसपास के या फरात के आसपास के जितने भी इलाके थे जो रोम की तरफ में पड़ते थे ना, उन सबको हड़प लिया, जबरदस्ती अपने में हड़प करके अपने में मिला लिया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इनका जो विस्तार था ना दोस्तों, वो होता ही जा रहा था और ये बहुत ज़्यादा विस्तारित होकर के हमारे सामने इतने बड़े नगर के रूप में आ गए। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ये समझना है कि उस टाइम पर सरकार तो चलती नहीं थी। जैसे आजकल हमारी सरकार होती है, सरकार है तो वो क्या करेंगे, जैसे हमारे सरकार की हम लोग बात कर लेते पहले। हमारी एक केंद्र सरकार है, उन्होंने राज्य सरकारों को बना रखा है। अब राज्य सरकारें क्या करती हैं, किसी भी सरकार में, मतलब किसी भी जगह में जा करके वहीं पर तो रहती हैं और वहीं के लोगों को अच्छे से संचालित कर पाती हैं। उनको जो जरूरत पड़ती है वो केंद्र सरकार से बताती हैं, केंद्र सरकार उसकी अरेंजमेंट करती है और इस तरीके से राज्य सरकार तक वापस से वो चीज़ें चली जाती हैं। कई सारी चीज़ें जो होती हैं वो केवल राज्य सरकार के हाथों में होती हैं। अपने यहाँ तो इस तरीके से अपना इतना बड़ा देश चल रहा है, लेकिन दोस्तों उनका साम्राज्य कैसे चलता था, जब बात करें हम लोग सिर्फ एक सम्राट की। दोस्तों इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए रोमन सम्राट ने भी कुछ इसी प्रकार से काम किए थे जैसे अपने देश की सरकार। अब जैसे मान लेते हैं ये हमारा पूरा रोमन साम्राज्य है, बेशक हमारा नहीं है, ये उनका ही हुआ। और सम्राट दोस्तों यहाँ पर कहीं पर रहते हैं, ठीक है, इनका ये अपना किला है, अपना घर है, कुछ भी है। इन्होंने क्या किया दोस्तों, बहुत दूर दूर पे खूब सारे नगर बनवा दिए। अब ये जो नगर थे ना, यहाँ पर इन्हीं के अधिकारी रहते थे, इन्हीं सम्राट के। जैसे ये सम्राट हो गए, ये सम्राट हैं आपके, और इन्हीं के अधिकारी इन नगरों पर जा करके क्या, मूल रूप से वो वहीं के ही होते थे। उसी गांव के व्यक्तियों को वहीं का अधिकारी बना दिया और किसी गांव को संज्ञा दे दी नगर की। नगरों में दोस्तों बहुत सारी खास चीज़ें होती थी और उसके आसपास में बहुत सारे गांव होते थे। तो ये क्या करते थे ये नगर बेसिकली जो नगर के अधिकारी थे उनकी बात कर रहे हैं। जो नगर के अधिकारी लोग होते थे वो अपने आसपास के गांवों पर नियंत्रण रखते थे, उनसे कर वसूलने का कार्य करते थे। कर मतलब आप सब जानते हो टैक्स। तो वो टैक्स वसूल करके लास्ट में इनको ला करके देते थे। तो इस तरीके से इतने बड़े साम्राज्य को चला पाना मुमकिन हुआ। ऐसे ही दोस्तों बात करें, ये जितने भी लोग हैं, ये इन लोगों की बात कर रहे हैं जो अधिकारी लोग हैं। ये सारे अधिकारी लोग ना बिल्कुल एक अलग से एक नया ग्रुप बन करके आने लग गया। इन ग्रुप का नाम रख दिया गया सम्भ्रांत वर्ग। क्या नाम रखा गया है यहाँ पे, सम्भ्रांत वर्ग। अब दोस्तों आप ये देखोगे यहाँ पे कि कई और ग्रुप भी थे पहले से। कौन कौन से थे, एक तो सम्राट था, वो कोई ग्रुप नहीं था, अकेला पर्सन था। दूसरे नंबर पे यहाँ पे सैनेट होते थे, सैनेट, ठीक है। और तीसरे नंबर पर जो ग्रुप थी दोस्तों वो थी सेना। अब दोस्तों आप ये देख सकते हो सैनेटरों का काम बेसिकली सम्भ्रांत वर्ग करने लग गया था। और दोस्तों यहाँ के जितने भी बड़े अधिकारी या प्रशिक्षक अधिकारी होते थे वो इन्हीं नगरों से, इन्हीं उच्च वर्गों से होकर के आते थे। तो कहने का मतलब एक सम्भ्रांत वर्ग जो बना ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत वर्ग बनने लग गया। अब ये मजबूत वर्ग जैसे जैसे और ज़्यादा मजबूत होता गया वैसे वैसे सम्राट गैलिनस ने क्या किया, ये सम्राट गैलिनस हैं,
तो इन्होंने, जैसे सम्राट की बात करें अगर यहाँ पे, तो बहुत सारे सम्राट थे। जैसे सबसे पहले अगस्टस हुए, फिर उनके बाद में उनके पुत्र हुए, फिर और भी लोग हुए। तो उन्हीं में गैलिनस भी एक सम्राट थे दोस्तों। तो इन्होंने क्या किया, जितना भी कंट्रोल था सेना का सेनेटरों पर या सेनेटरों का सेना पर, दोस्तों सेनेटरों की यहाँ पर भूमिका ही खत्म कर दी और वो सारा कंट्रोल इनको मिल गया। क्यों? क्योंकि इनको पता था कि सम्राट जो है वो और साथ में जो सेनेटर है वो, ये दोनों यहाँ की सत्ता अपनाना चाहते हैं। क्योंकि आपने जाना ही कि सम्राट से पहले कौन यहाँ पर सत्ता चलाते थे, सेनेटर चलाते थे। तो पूरी तरीके से जैसे इनका सम्रांत वर्ग मजबूत हुआ ना, इन्होंने ये कोशिश की कि गैलिनस ने ये कोशिश की कि सेना का जितना भी पावर है वो सारा इनके हाथ में नहीं होना चाहिए, बल्कि इनके हाथों में हो जाएगा। और दोस्तों ये और ज़्यादा मजबूत हो गए, क्योंकि एक तो इनको सेना का पावर मिला, दूसरा ही सम्राट के अंडर में थे, तो और ज़्यादा ही सम्रांत वर्ग हमारे सामने या रोमन साम्राज्य के सामने मजबूत वर्ग बन करके उभरा। तो यहाँ पर अब सेनेटरों की आवश्यकता ही नहीं रही, या कह सकते हैं कि सेनेटर किसी भी प्रकार से सम्राट के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक यानी कि यूजफुल काम के व्यक्ति नहीं रहे। अब यहाँ पर अगर हम लोग नगरों की बात करें तो दोस्तों नगर, यहाँ पर जो हमने ये नगरों की बात करी है ना, एक नगर जो होता था वो दूसरे नगर पे कभी भी आश्रित नहीं होता था, बल्कि एक नगर के अंतर्गत में कई सारे गांव होते थे। जैसे मैंने यहाँ पर गांव आपको छोटे छोटे बना करके दिखाए हैं। और दोस्तों कुछ खास बात है ये कि सम्राट जो था वो ये कभी चाहे कि इस वाले गांव को, जैसे फलाना एक गांव है बहुत अच्छा है, तो इस गांव को वो नगर घोषित कर दे, ठीक है। नगर में फिर वहीं के अधिकारी बनेंगे और वहीं के अधिकारी जो हैं अपने आसपास के कुछ अन्य गांवों पर कर वसूलने जैसे इत्यादि कामों को संचालित करने लग जाएंगे। तो दोस्तों ये इनकी प्रणाली थी। कई बार दोस्तों ऐसा भी होता था, जैसे कोई एक नगर है, अगर उससे सम्राट खुश नहीं हुए या वो उचित कार्य नहीं कर पाया जिसके लिए उनको चुना गया है, तो उनका जो है ना प्रमोशन की जगह डिमोशन भी कर दिया जाता था। जैसे होता है ना आजकल, अच्छा काम करोगे तो भाई प्रमोशन हो जाएगा। मान लिया ये गांव अच्छा काम कर रहा था तो इसका प्रमोशन करके इसको नगर बना दिया गया, जबकि ये नगर अच्छा काम नहीं कर रहा था तो इसको वापसी से गांव बना दिया गया। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रणालियाँ चलती रहती थी। दोस्तों एक और चीज़ आपको समझनी है कि नगरों में कभी भी खाने पीने की कमी नहीं पड़ती थी, चाहे बेसिकली अकाल पड़ जाए पूरे शहरों में, मतलब पूरे साम्राज्य में या कहीं भी, लेकिन नगर जो होते थे वहाँ पर खाने पीने की कमी नहीं होती थी जितना कि गांव में पड़ जाती थी। तो इसलिए नगर में जो था ना रहना थोड़ा ठीक ठाक था। दोस्तों आपने तो समझ ही लिया कि यहाँ पर जो नगर हैं ये काफ़ी सारे बने होंगे उनके साम्राज्य में, और ये जरूरी नहीं है कि समुद्र के तट पर ही हों, ये बेसिकली बीच बीच में भी बहुत सारे रहे होंगे। तो इन नगरों में जो 3 सबसे बड़े, सबसे ज़्यादा फेमस नगर थे उस टाइम पर दोस्तों, वो थे आपके कार्थेज, सिकंदरिया, और जो तीसरा और सबसे फेमस नगर था वो था एंटियोक। ये दोस्तों 3 ऐसे नगर थे जो इतने ज़्यादा फेमस हुए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़े महानगर जैसे थे। दोस्तों इसी नगरों से जुड़ी हुई एक और ख़ास बात जो आपको और ज़्यादा जाननी चाहिए वो ये कि यहाँ पर ना मनोरंजन के साधन बहुत ज़्यादा उपलब्ध होते थे। जैसे बेसिकली नहाने का जो एक स्नान गृह है वो नगरों की एक विशेषता थी। तो दोस्तों स्नान गृह इतनी ज़्यादा बड़ी विशेषता क्यों हुई यहाँ पर? क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर सारे लोग एक साथ इकट्ठे होकर के नहाते हो, क्योंकि स्नान गृह जो था ना बहुत बड़ा था। जैसे हमको मोहनजोदड़ो में मिला था, आप अगले क्लास में जाकर के पढ़ेंगे उसको, 12th में अगर हिस्ट्री लेते हैं तो। हिस्ट्री लेते हैं क्या, बिल्कुल मतलब लेनी पड़ेगी यार, 11th में तो 12th में भी होगी। तो दोस्तों जो मोहनजोदड़ो में पढ़ोगे ना तो उस विशाल स्नानागृह के बारे में आप देखोगे, नहीं तो आप नेट पे देख लेना, वैसा ही स्नानागृह ना यहाँ पे हर जगह पर लगभग देखने को मिल जाते थे। अब दोस्तों ये इतने बड़े स्नानागृह थे कि वहाँ पर पूरा का पूरा नगर जो था ना एक साथ नहा सकता था कई बारी में, और ज़्यादातर मामलों में नहीं नहाते होंगे लेकिन एक साथ ही इतने नहा सकते थे, इतने बड़े स्नानागृह थे। अब दोस्तों ऐसा ही स्नानागृह ईरान में भी खोलने की बात की किसी ने, तो उसको बहुत ज़्यादा डांटा गया, मारा गया, कहा गया तुम जल की बर्बादी करोगे, तुम इतने ज़्यादा जल को खराब करोगे केवल मनोरंजन के लिए। जबकि यहाँ पर इस साम्राज्य में, रोमन साम्राज्य में दोस्तों स्नानागृह एक बहुत ही बड़ी चीज़ हुई, क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर दिन जो थे ना पूरे साल में 176 दिन मनोरंजन करने के लिए उपलब्ध थे। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ की क्या स्थिति रही होगी, लोग किस तरीके से मज़े की ज़िंदगी काट रहे होंगे, या फिर मे भी यहाँ पर जो है बहुत विकट स्थिति हो। लेकिन जैसा हमारे सामने सोर्सेज हैं उन सब के अकॉर्डिंग यही लगता है कि साल में 365 दिन में 176 दिन तो यहाँ पर कोई ना कोई मनोरंजन का कार्यक्रम चलता ही रहता था।
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगली वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तीसरी शताब्दी का संकट और लिंग साक्षरता और संस्कृति वाली जो आपकी हेडिंग है वो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो मुझे कमेंट करके बताना कि मुझे ये वीडियो मैंने पूरा देखा है।